हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 23। किसी तरह खुद को तैयार किया था उसने हवेली में जाने के लिए। अंदर का भय भूल वश भी बाहर आ जाता तो वो पकड़ी जाती। जहर सी बात है, अगर वो हामी न भरती तो अंशिका को इतनी जानकारी तो कि वो उन सबसे मिलकर ये प्लान बनाती। प्रभा किसी तरह हवेली पहुंची। आज से पहले इतना डर तो उसे कभी नहीं लगा था। अरे प्रभा, कल कहाँ थी? इतना बड़ा हादसा हुआ, तू कल से गायब है। तुझे तो जरूर होना चाहिए था। प्रभा ने बस मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना ठीक समझा। मुस्कुराहट भी ऐसी थी कि मानो किसी ने बंदूक की नोक पर रख के मुस्कुराने का मजबूर किया हो। रुको प्रभा! एक कड़कड़ाती आवाज से उसके कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। डरते डरते उसने पीछे देखा, सामने रानी माँ खड़ी थी, चेहरे पर वही अकड़ लिए। उसने थूक निगला, उसे बस अपनी मौत ही नजर आ रही थी। तो कहाँ थी? इतनी देर से क्यों आई? उनके सवाल से वह एकदम बाखुद हो गई। खुद को किसी तरह मजबूत कर वो नॉर्मल होती हुई बोली, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं तो कल भी नहीं आई थी रानी माँ। हाँ, यहाँ आओ मेरे पास। उनकी खोजी नज़रों से उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। किसी तरह कदमों घसीटते हुए उसके करीब पहुंची। उनकी नज़रें लगातार उसे ही घूर रही थी। वो उनके करीब पहुंची तो उन्होंने उंगलियों से इशारा किया, ये गुलदान उठाओ, बाहर ले जाकर रख दो इसे। उनके शब्दों ने जैसे उसके अंदर जान फूंक दी हो। वो सुकून की सांस लेकर उनके आगे से वो टूटा हुआ गुलदान उठाकर बाहर फेंकने के लिए निकल गई। वापस लौटी तो उनकी आवाज़ ने फिर से उसे असमंजस में डाल दिया। ये बुढ़िया आज मेरी जान लेकर रहेगी। इतना डर तो हमें हाई स्कूल में फेल होने का भी नहीं आया था। वो आगे आई। इतना जल्दी किस बात की रहती है तुमको? जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से जाने का सोचा भी मत करो। रानी माँ की कड़कती आवाज़ से वो वहीं खड़ी हो रही। आज कुछ लोगों का आमंत्रण किया है, जाओ जाकर देखो किचन में, और उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना होनी चाहिए। इतना कहकर वो दोबारा मालियों को पौधे सींचने और अच्छे सफाई करने के लिए ऑर्डर देने लगी कि कुछ देर बाद दोबारा प्रभा पर नजर डाली तो अचंभित होकर बोली, तुम गई नहीं अभी तक? उनके सवाल से वो घबराहट में बोली, आपने ही तो बोला था रानी माँ, जब तक ना कहूँ यहाँ से जाना मत। उसके जवाब पर घूर कर उसे उंगली दिखाती ही बोली, अभी और इस वक्त दफा हो जाओ यहाँ से। कहने की देरी थी कि वो 9-2-11 हो गई। मन में विचार बार बार कौंध रहा था कि इतनी बुरी स्थिति में भी ऐसे कौन सी जरूरी मेहमान है जिनका आना आज ही जरूरी है, जबकि घर की बहू हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। सोचते हुए फिर दुखी हो गई और मन ही मन भगवान से अंशिका के ठीक होने की प्रार्थना करने लगी। अनामिका बालकनी में ही बैठी सो गई थी। सुबह जब आँख खुली तो हड़बड़ा के खड़ी हो गई। उसने टाइम देखा तो जल्दी से भागकर वॉशरूम गई। तैयार होकर वो अपनी जरूरी फाइल्स लेती जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी कि ललिता जी ने टोका। ऐसी हालत में धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते हैं। वो संभल के उतरने लगी। उनके होठों पर मुस्कान आ गई। अगर यही बात वो पहले बोली होती तो चढ़ जाती, पर अब मैं और तब की अनामिका में जमीन आसमान का अंतर था। आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता करके वो बाहर निकल गई, जहाँ ड्राइवर पहले ही कार लेकर उसका इंतजार कर रहा था। वो दरवाज़ा खोलने लगी, तभी उसे सामने से निमेश आता दिखा। थका थका सा, आंखें लाल थी। आज भी वो वैसे ही था, बस आंखों में गहरी उदासी हटा के चलाता डाल दी जाए। निमेश की नज़र भी उस वक्त उस पर पड़ी। इतनी नुकसुक से तैयार होकर जाती देख वो जलता भुनता उसके पास आया। कहाँ जा रही हो तुम? तुमने समझ क्या रखा है अपने आप को? अगर मेरे बच्चों को कुछ मार दूंगा जान से, इसलिए चुपचाप घर में पड़ी रहो। निमेश ने गुस्से में उसके दोनों बाजू को कस के पकड़ लिया था। अनामिका ने एक नज़र उसे देखकर गुस्से में उसे झड़कती ही बोली, ओह तुम्हारा बच्चा? तुम्हारा मतलब है कि ये बस तुम्हारा ही बच्चा है? किस हक से ये तुम्हारा बच्चा है? ये सिर्फ मेरा बच्चा, और खबरदार आज के बाद जो मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की तो बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, क्योंकि तुमने 3 महीने पहले ही मेरा अंतिम संस्कार कर दिया था। याद है वो सब, या मैं दोहराऊं? निमेश जिबड़े भींचे उसे देखते ही रहा और वो अंदर बैठकर अपने ऑफिस में चली गई। वो देखता रह गया। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकले और तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। अब वो खतरे से बाहर है, आप अभी नहीं मिल सकते उनसे। इन्फेक्शन खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे में 24 घंटे बाद ही आपको उन्हें देखने की इजाज़त मिलेगी। बाकी चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसका कंधा थपथपा के चले गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमजद ने उसे ढांढस दिया और बाहर निकल गया। वो वहीं बैठ गया कि अमजद दोबारा आता हुआ दिखा। चौधरी साहब लीजिए, चाय पी लीजिए, थोड़ा राहत मिलेगी। उसने उसके हाथ से चाय लिया और धीरे धीरे पीने लगा कि अमजद ने हिम्मत करके पूछा, माफ़ी चाहूँगा हुजूर, पर क्या आप बता सकते हैं कि ये गोली लगी कैसी उनको? मतलब किसी ने मारी या अनजाने में? उसने हिचकिचाहट में पूछा तो सिद्धांत के जहन में शाम का मंदिर दोबारा घूम गया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये गोली उसकी माँ ने चलाई, जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा मानता था। बिना कारण जाने वो ऐसा कैसे कर सकती थी? वो बिना कुछ बोले उठ खड़ा हुआ। कुछ खाना हो तो भी लेकर आता हूँ, अमजद ने दोबारा डरते हुए पूछा।
नहीं अमजद, जब उनकी आंखें खुलने दीजिए तभी कुछ खाएंगे, उन्हें देखे बगैर नहीं खाएंगे। अमजद सिर झुका के रह गया। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 23। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।